हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बिहार वनपाल यानी कि बिहार फॉरेस्टर 2020 के लिए फिजिक्स के 80 प्लस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे। दोस्तों, ये सारे प्रश्न बिहार में किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, तो वीडियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। आपको पता है कि विज्ञान से 50 प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको सिलेबस के बारे में बता देता हूँ। बहुत सारे लोगों को सिलेबस पता नहीं होगा। जिनको पता है अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है वो जान जाएंगे। देखिए, 15 नंबर में आपसे करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी यानी कि जीके के प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद 50 नंबर का आपसे साइंस पूछा जाएगा। इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। इन 50 नंबर में से 15 नंबर का आपसे फिजिक्स पूछा जाएगा, 15 नंबर का केमिस्ट्री पूछा जाएगा और 20 नंबर का बायोलॉजी पूछा जाएगा। और बायोलॉजी के साथ आपको एक चॉइस दिया गया है मैथ का। या तो आप बायोलॉजी बनाइए या फिर आप मैथ बनाइए। जिनका मैथ अच्छा है वो मैथ ले लेंगे और जिनका बायोलॉजी अच्छा है वो बायोलॉजी बनाएंगे। क्लियर है? लेकिन ये फिजिक्स और केमिस्ट्री आपको अनिवार्य है सभी के लिए। इनमें से आपको चुनना है और आप अपने उत्तर पुस्तिका में निशान जरूर लगा दीजिएगा कि आप बायोलॉजी बना रहे हैं या फिर मैथ बना रहे हैं। उसके बाद 15 नंबर का रीजनिंग रहेगा, 10 नंबर का इंग्लिश रहेगा और 10 नंबर का हिंदी रहेगा। तो टोटल जोड़ लीजिए 100 नंबर हो गए। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स के प्रश्न कवर करेंगे। फिजिक्स 15 नंबर का आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। पहला प्रश्न देखिए कि निम्न तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये सभी प्रश्न कहीं ना कहीं प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। प्रोटियम में न्यूट्रॉन नहीं होता है। उसके बाद ड्यूटेरियम में 1 न्यूट्रॉन होता है और ट्राइटियम में 2 न्यूट्रॉन होता है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूसरा प्रश्न है कि एंगस्ट्रॉम इकाई है। तो फ्रेंड्स, एंगस्ट्रॉम जो है यह इकाई है तरंग दैर्घ्य की। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तरंग दैर्घ्य का मापन एंगस्ट्रॉम में किया जाता है। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है? 10⁻⁻10 मीटर होता है। इसको आप जरूर ध्यान रखिएगा। तीसरा प्रश्न देखिए कि आवृत्ति को मापा जाता है। तो आवृत्ति को मापा जाता है हर्ट्ज में। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आवृत्ति को हर्ट्ज में मापा जाता है। ठीक है, आवृत्ति का ऐसा ही मात्रक पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा हर्ट्ज है। एक सामान्य मनुष्य 20 हर्ट्ज से, यहाँ मैं लिख देता हूँ, एक सामान्य मनुष्य जो है 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज, ठीक है, 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज आवृत्ति की ध्वनि को सुन सकने में सक्षम होता है। अगला क्वेश्चन देखिए कि घड़ी के में प्रयोग होने वाले क्वार्ट्ज क्रिस्टल होते हैं। तो घड़ी में प्रयोग होने वाले क्वार्ट्ज क्रिस्टल होते हैं सिलिकॉन डाइऑक्साइड के। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, सारे प्रश्न प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा और निश्चित रूप से यहाँ से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम में। हर्ट्ज में क्या नापा जाता है? तो हर्ट्ज में आवृत्ति को मापा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। छठा प्रश्न देखिए कि विद्युत शक्ति की इकाई क्या है। तो विद्युत शक्ति क्या होता है? तो देखिए, विद्युत शक्ति बराबर होता है वर्क अपॉन टाइम, यानी कि पावर बराबर क्या होता है? वर्क अपॉन टाइम होता है। आपको पता होगा, यानी कि कार्य बटा समय होता है। विद्युत शक्ति का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? इकाई क्या होता है? वाट होता है। ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंग दैर्घ्य की सीमा है। तो देखिए, दृश्य स्पेक्ट्रम के संबंध में कोई निश्चित सीमा रेखा निर्धारण करना कठिन है। यह व्यक्ति की उम्र, आंखों की क्षमता, प्रकाश स्रोत की दूरी एवं तीव्रता आदि बातों पर निर्भर करता है। सामान्य तौर पर इसकी सीमा 320 नैनोमीटर, यहाँ मैं लिख देता हूँ 320 नैनोमीटर से लेकर के 860 नैनोमीटर के बीच में बताई गई है, जो कि एंगस्ट्रम में 3200 एंगस्ट्रम से लेकर के 8600 एंगस्ट्रम तक है। तो इसमें से लगभग करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि सौर विकिरण निम्न में से किस परास में दिखता है। सौर विकिरण जो है निम्न में से किस परास में दिखता है? देखिए, नैनोमीटर में आपसे पूछा जा रहा है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 400 से लेकर के 700 नैनोमीटर। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। आर्द्रता किस उपकरण से नापी जाती है? तो फ्रेंड्स, आर्द्रता जो है ये नापी जाती है किससे? हाइग्रोमीटर से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाइग्रोमीटर से आर्द्रता नापी जाती है। ठीक है, और घनत्व द्रव्य का मापा जाता है हाइड्रोमीटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता नापी जाती है। दाब की इकाई क्या है? दाब की इकाई क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, दाब का मात्रक क्या होता है? तो दाब का मात्रक होता है पास्कल। क्लियर है?
दाब बराबर क्या होता है, तो आपको पता है प्रेशर बराबर होता है फोर्स अपॉन एरिया, यानी कि बल बटा क्षेत्रफल। फोर्स का होता है न्यूटन और एरिया का होता है मीटर स्क्वायर। न्यूटन को एक और लिखा जाता है, एक और तरीके से किलोग्राम भार लिखा जाता है, ठीक है, किलोग्राम भार भी लिखा जाता है, ध्यान रखिएगा। तो देखिए न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन और मीटर स्क्वायर को वर्ग मीटर भी लिखते हैं, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि दाब का मात्रक क्या है। तो अभी मैंने बताया आपको प्रेशर इक्वल टू क्या है, फोर्स अपॉन एरिया होता है। फोर्स को किलोग्राम भार भी लिखा जाता है, ठीक है, बटा एरिया भी लिखा जाता है, और न्यूटन भी किलोमीटर, फोर्स का मात्रक न्यूटन भी है। तो देखिए यहाँ भार मिसिंग है, अगर यहाँ भार रहता तो सही आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाता, लेकिन यहाँ देखिए सिर्फ किलोग्राम लिखा हुआ है, किलोग्राम भार नहीं दिया गया है, तो इनमें से कोई भी करेक्ट आंसर नहीं है। 12 नंबर प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है, कौन सी अदिश राशि है। तो सदिश अदिश आपको पता होगा मेरे ख्याल से, तो बताइए कौन सी इसमें से जो है राशि अदिश राशि है। तो देखिए वे राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा एवं परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है सदिश राशियां कहलाती हैं। और आपसे पूछा जा रहा है इसमें अदिश कौन सा है, तो जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, उन्हें अदिश कहा जाता है। और करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, दाब जो है अदिश राशि है। निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है, इसमें से मात्रक किसका नहीं है, विकृति का कोई भी मात्रक नहीं है, विकृति का कोई भी मात्रक नहीं होता है, यह बीमाहीन राशि है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि सही कथन चुनिए, एक एक कथन को पढ़िएगा। लाल प्रकाश का तरंग दर बैंगनी प्रकाश से कम है, ये गलत है। लाल प्रकाश का तरंग दर बैंगनी प्रकाश से ज़्यादा है, ये बिल्कुल करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर बी ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाकी सारे जो है इनकरेक्ट हैं। एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा कहलाता है, तो परमाणु का केंद्र का जो धनावेशित हिस्सा होता है वो नाभिक या न्यूक्लियस कहलाता है, ठीक है, नाभिक या न्यूक्लियस कहलाता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। परमाणु के नाभिक में यानी कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन अवस्थित रहते हैं, और बाकी जो इलेक्ट्रॉन है वो जो कक्षा है उसमें जो है चक्कर लगाता है। क्लियर है। चलिए, एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को कहते हैं। तो फ्रेंड्स, एक ठोस के सीधे गैस में, बिना द्रव्य में आए हुए सीधे गैस में परिवर्तन जो है क्या कहलाता है, ऊर्ध्वपातन कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। कॉस्मिक किरणें हैं, तो देखिए कॉस्मिक किरणें जो हैं यह धनावेशित कण है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है। चलिए, कॉस्मिक किरणें विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का भाग नहीं है, याद रखिएगा। 18 नंबर प्रश्न देखिए फ्रेंड्स, 80 प्लस प्रश्नों को हम लोग कवर करेंगे। 2G स्पेक्ट्रम में जी का अर्थ क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। जी किस शब्द के लिए प्रयुक्त हुआ है, तो जी जो है यह प्रयुक्त हुआ है जनरेशन के लिए। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। और फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, उससे मुझे पता चल जाएगा कि वीडियो आपको कैसी लग रही है। चाहे तो आप कमेंट बॉक्स में भी 2 शब्द लिख दीजिएगा कि वीडियो आपको कैसी लग रही है। रडार का आविष्कारक कौन था, तो रडार का आविष्कारक कौन थे फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रॉबर्ट वाटसन थे। रॉबर्ट वाटसन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। रडार का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, ठीक है, यहाँ देखिए RADAR, रडार, इसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, रेडियो डिटेक्शन एंड रैंगिंग, रेडियो डिटेक्शन एंड रैंगिंग, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि गॉड पार्टिकल है, गॉड पार्टिकल इनमें से कौन सा है, तो सही आंसर इस हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। देखिए थोड़ा सा इसके बारे में जान लीजिए। गॉड पार्टिकल की जो अगर बात करें तो इसकी खोज किसने किया था, तो फ्रेंड्स इसकी खोज किया था पीटर W हिंग्स और बेल्जियम के W एंगलर्ट ने, ठीक है, किसने किसने, पीटर W, एक बार मैं और रिपीट कर देता हूँ आपको बढ़िया से। देखिए पीटर W, यहाँ मैं लिख भी देता हूँ पीटर W हिंग्स, ठीक है, तो आप याद रखिएगा, एक तो हिंग्स है, उसके बाद है एंगलर्ट, ठीक है, एंगलर्ट। इन दोनों के लिए, इन दोनों को 2013 में विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था, इसी की खोज करने के लिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष दिया गया था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इनको दिया गया था 1930 में। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, भौतिकी के क्षेत्र में दिया गया था, ध्यान रखिएगा। और आप लोग कमेंट करके बताइए कि किस खोज के लिए इनको दिया गया था। टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, तो फ्रेंड्स टेलीस्कोप की खोज किया था
गैलीलियो ने। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। किसने किया था? गैलीलियो ने किया था। 23 नंबर प्रश्न देखिए कि इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? तो राइट बंधु ने किया था, राइट ब्रदर्स ने किया था। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि 1 माइक्रोन बराबर है, तो 1 माइक्रोन जो होता है ये बराबर होता है 10⁻³ mm। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी 1/1000 mm। जब इसको ऊपर भेजिएगा तो ये -3 होकर ऊपर जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में है, तो सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में आपको बदलना है। आपको पता होगा, देखिए मैं बता देता हूँ। फ़ारेनहाइट बराबर क्या होता है? 9/5C + 32। ये फार्मूला आपको ध्यान रखना है, फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में बदलने का या फिर सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में बदलने का। देखिए आपको 40 डिग्री सेल्सियस दिया गया है और फ़ारेनहाइट आपसे पूछा जा रहा है, तो आप 9/5 लिखिए। सेल्सियस कितना दिया हुआ है? 40 दिया हुआ, मल्टीप्लाई 40 + 32। देखिएगा ये कितना हो जाएगा? 5×8 होता है, और देखिए 9×8 है 72 और +32 इसको जोड़ दीजिए तो 104 फ़ारेनहाइट। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर देखिए, क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है। क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है, तो ये प्रयोग होता है एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। लोलक की कालावधि निर्भर करती है, तो देखिए लोलक का जो कालावधि होता है इसके बारे में जान लीजिए। कालावधि लोलक की जो होती है वह लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है। क्लियर है? इसका फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, T = यानी कि ये आवर्त काल बराबर क्या होता है? 2π√L/g। ये लेंथ के अनुक्रमानुपाती होता है, लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, और यह लंबाई के ऊपर ही निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। लंबाई बढ़ेगा तो यह आवर्तकाल भी बढ़ेगा, यानी कि लोलक जो है धीरे धीरे दोलन करेगा। ये अगर घटेगा तो ये भी घटेगा, यानी कि ये जब घटेगा तो दोलन जल्दी जल्दी होगा। आवर्तकाल अगर कम है तो दोलन जल्दी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि बल गुणनफल है, तो F = क्या होता है? m × a होता है, यानी कि मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। तो सही आंसर बताइए इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, द्रव्यमान और त्वरण का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है? तो आप सभी को पता है कि जो फार्मूला होता है V = क्या होता है? U + AT होता है। ये फार्मूला आपको पता होगा, आपको त्वरण निकालने के लिए बोला जा रहा है। तो यहाँ इसको ये निकालना है हमको, तो U इधर आ जाएगा तो V - U और T नीचे आ जाएगा। तो सही फार्मूला इसका क्या है? ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी सदिश नहीं है, कौन सी राशि सदिश नहीं है? तो बताइए कौन सा सही आंसर हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी जो आयतन जो है यह सदिश नहीं है। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? फ्रेंड्स साइंस के सारे पोर्शन में आपको कवर करवा दूंगा, फिजिक्स, बायो और केमिस्ट्री तीनों को। और जीके और करंट अफेयर्स अगर आप करना चाहते हैं करंट अफेयर्स, तो हमारा करंट अफेयर्स का सीरीज चल रहा है बीपीएससी के लिए, आप जाके ज्वाइन कर लीजिए और कवर कीजिए। 5 सेट ऑलरेडी मैंने कवर करा दिया था। तो संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो आपको पता होगा संवेग का फॉर्मूला क्या होता है। संवेग का फॉर्मूला क्या होता है? P = mv होता है। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें हम, तो और क्या पूछा जा रहा है आपसे? वेग अनुपात, तो v भी कट गया, m बच गया, तो आपको क्या मिल गया? द्रव्यमान। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य है, तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, आपको पता है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर इसका हो जाएगा। 33 नंबर देखिएगा फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिएगा। 1 पिकोग्राम बराबर होता है, बेशक वीडियो लंबी है लेकिन आपके लिए काफ़ी यूजफुल है। 1 पिकोग्राम में क्या होता है? तो 10⁻⁻12 ग्राम होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, अगर आप लिफ्ट में खड़े हैं, लिफ्ट के फर्श पर आपके भार द्वारा लगाया गया बल आपसे पूछा जा रहा है। देखिए बल आपसे पूछा जा रहा है, तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 0 होगा। ठीक है, लिफ्ट के ये चारों स्टेटमेंट आप पढ़ने के बाद आप सही निष्कर्ष आपका निकालिएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। लिफ्ट के 9.8 मीटर/सेकंड² के त्वरण से नीचे आते समय 0 होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 35 नंबर कि वायु में ध्वनि तरंग होती है। तो वायु में ध्वनि तरंग जो है यह अनुदैर्घ्य होती है। ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि विद्युत शक्ति की इकाई है। तो अभी मैंने बताया था कि विद्युत शक्ति की इकाई क्या है, वाट है। थोड़ी देर पहले हम लोगों ने चर्चा किया था। ऑप्शन नंबर सी जो है डी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए और इसको और तोड़ा जाए अगर देखिए तो पावर इक्वल टू क्या है, वर्क अपॉन टाइम है। वर्क का मात्रक क्या है, जूल है, और टाइम का मात्रक क्या है, सेकंड है। क्लियर है। तो इस तरह से भी आपको ऑप्शन में पूछा जाएगा, जूल पर सेकंड हो सकता है दे दिया जाए कि विद्युत शक्ति की इकाई क्या है, और ऑप्शन में वाट ना देके जूल पर सेकंड दे दिया जाए आपको। ठीक है, तो ये भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि टरबाइन एवं डायनेमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 100 वाट का बिजली का बल्ब है और यह यदि 10 घंटे चले तो बिजली का खर्च होगा यूनिट में आपसे पूछा जाए। तो जब भी आपसे यूनिट में पूछा जाए आपको कुछ भी नहीं करना है। वाट कितना दिया हुआ है, 100 वाट, कितने घंटे जल रही है, 10 घंटे जल रही है, तो बटा 1000 आप कर दीजिए। अगर दिन पूछा है कि 30 दिन अगर दिया रहा है कि 10 घंटे 30 दिन जलती है तो यूनिट क्या आएगा, तो ऊपर सब कुछ मल्टीप्लाई कर दीजिएगा और नीचे आप 1000 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, जैसे यहाँ 100 वाट 10 घंटे, और अगर दिन दिया रहा है तो ऊपर दिन लिख दीजिएगा, नहीं दिया रहा है तो नहीं लिखिएगा, और नीचे से 1000 से आप डिवाइड कर दीजिए। तो देखिए सारे कट गए, 1 यूनिट सही आंसर इसका आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर देखिए कि एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है। एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है अमोनियम क्लोराइड, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, या फिर जिंक क्लोराइड भी होता है, जिंक क्लोराइड भी ऑप्शन में रहे तो भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगर बात करें हम कि मैग्नीज डाइऑक्साइड को कैथोड के रूप में उपयोग किया जाता है। ठीक है, मैग्नीज डाइऑक्साइड, यहाँ मैं लिख देता हूँ, मैग्नीज डाइऑक्साइड को कैथोड के रूप में प्रयोग किया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। डायनेमो क्या है, ये किसमें बदलता है ऊर्जा को, तो डायनेमो जो है अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पूछा था कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और मोटर किसमें बदलता है, देखिए नीचे भी है, विद्युत मोटर में क्या होता है। तो विद्युत मोटर में क्या होता है फ्रेंड्स, इसमें होता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। 42 नंबर देखिए कि विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से नापी जाती है। विद्युत धारा जो है किस उपकरण से नापी जाती है, तो फ्रेंड्स ये नापी जाती है एमीटर से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, एमीटर से नापी जाती है। विद्युत धारा किस उपकरण से नापी जाती है, देखिए ये प्रश्न रिपीट हुआ है, एमीटर से नापी जाती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंग को अलग करने का क्या तरीका है। तो देखिए बिल्कुल सही बात कही गई है कि प्रकाश में 7 रंग होते हैं। ठीक है, इसको अलग कैसे किया जाएगा ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। जब एक प्रिज्म से रंगों को गुजारा जाता है तो रंग जो है 7 रंगों में, जो श्वेत प्रकाश है, सफ़ेद प्रकाश है, वह 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। आपने बैगनिया पिनाला पढ़ा होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि यदि किसी ऐनक के लेंसों की शक्ति 2 डायोप्टर हो तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी। बताइए सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, फोकस दूरी इसकी क्या होगी। तो फोकस दूरी एफ इक्वल टू कितना होता है आपको पता होगा, 1 बटा लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता किसमें होती है, डायोप्टर में होती है। देखिए डायोप्टर में दिया हुआ है, तो आपसे फोकस दूरी पूछा जा रहा है, तो एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 बटा 2 डायोप्टर, यानी कि कितना, 1 बटा 2 डायोप्टर बराबर कितना हो जाएगा, 0.5। और ये हमेशा मीटर में रहता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, लेकिन आपसे सेंटीमीटर में ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसको सेंटीमीटर में आप बदल दीजिए, 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। सही है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। विद्युत चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है, तो आपको पता होगा चुंबकीय सुई उत्तर दिशा की तरफ संकेत करती है। यह पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव, उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव के अनुरूप आकर्षित होती है। तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 47 नंबर देखिए कि श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं। तो कैसे पैदा किया जाता है, ये किया जाता है तंतु को गर्म करके, तंतु को गर्म करके किया जाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 48 नंबर देखिए कि आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार किस कार्य के लिए दिया गया था। तो सबसे पहले आप लोग बताइए कि आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार दिया कब किया गया था। तो ये 1921 में इनको
किस क्षेत्र में दिया गया था? तो भौतिकी के क्षेत्र में दिया गया था। किसके लिए दिया गया था? तो प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करने के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 49 नंबर कि विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? तो यूरेनियम धातु का उपयोग होता है। यूरेनियम धातु का उपयोग नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा के उत्पादन में किया जाता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि कमरे को ठंडा किया जा सकता है। कमरे को ठंडा किया जा सकता है तो संपीड़ित गैस को छोड़ने से। और आप लोग थोड़ा कमेंट करके बताइए कि अगर बंद कमरे में फ्रिज का दरवाज़ा खोल दिया जाए तो कमरा ठंडा हो जाएगा या फिर गर्म हो जाएगा? कमेंट करके आप लोग अभी बता दीजिएगा। आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाले तार किस पदार्थ का बना होता है? तो बताइए किस पदार्थ का बना होता है? तो फ्रेंड्स ये बना होता है टीन और शीशे की एक मिश्र धातु से। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अति चालक का लक्षण है, तो अति चालक का जो लक्षण है वह है शून्य पारगम्यता, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि ठंडे के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटकों को प्रातःकाल छुए तो लोहे का गुटका ठंडा लगता है, क्योंकि? तो क्यों लगता है? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कि कमरे में रखा रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलकर, देखिए ऑप्शन पढ़िएगा, सेम प्रश्न है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे पूछा था। आपका इसका आंसर बता दीजिएगा। दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? बताइए क्या कहा जाता है इसको? क्या कहा जाता है इसको? तो इसको कहा जाता है तरंग दैर्घ्य। ऑप्शन नंबर बी, दो उत्तरोत्तर श्रृंग और गर्त, ठीक है, इनके बीच की जो दूरी है उसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है तरंग दैर्घ्य। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि पढ़ने में काम आने वाले ग्लास लेंस किस प्रकार के लेंस से बनते हैं? तो फ्रेंड्स ये बने होते हैं उत्तल लेंस के। आपको पता होगा किसके बने होते हैं? उत्तल लेंस के। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। ध्वनि का वायु में वेग अनुमानता है, देखिए अनुमानता लगा दिया गया सब। तो ध्वनि का वायु में वेग जो होता है वो कितना होता है? 332 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो अनुमानता यानी कि लगभग में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है। तो प्रकाश विकिरणों की प्रकृति कण और तरंग दोनों के समान होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा, तरंग और कण दोनों के समान। आकाश नीला लगता है क्योंकि? आकाश क्यों नीला लगता है? तो ये नीला लगता है लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्ण होती है। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आपको ऑप्शन में सीधे प्रकीर्णन लिखा रहेगा, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, तो आप प्रकीर्णन याद रखिएगा। पानी का घनत्व अधिकतम होता है, तो देखिए पानी का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आयतन भी इसी टेम्परेचर पर न्यूनतम होता है। याद रखिएगा, पानी का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर, और घनत्व जो है, आयतन जो है, और आयतन जो है 4 डिग्री पर न्यूनतम होता है। दोनों ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि 50 डिग्री सेंटीग्रेड का मान फ़ारेनहाइट में बताना है। तो वही प्रश्न हुआ है, फॉर्मूला आपको याद होगा कि F इक्वल टू क्या मैंने बताया था, 9/5 इंटू सी प्लस 32। 9/5 सी दिया हुआ है आपको 50 और 32। इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो 5 दहिया 50 हो जाएगा, 9 दहा 90 और प्लस 32 जोड़ दीजिए, 90 प्लस 32 122 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 62 नंबर देखिए कि वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति होने का कारण क्या है? तो सरफेस टेंशन है, पृष्ठ तनाव है, आपको मालूम होगा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 63 नंबर देखिए कि महासागरों में ऊंची जल तरंगे कैसे आती है? तो फ्रेंड्स ये कैसे आती हैं? ये आती हैं चंद्रमा से। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो क्या होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका भार बदल जाएगा, परंतु द्रव्यमान नहीं। ध्यान रखिएगा, किसी भी वस्तु का द्रव्यमान कभी नहीं बदलता है, लेकिन भार बदलता है। क्यों? क्योंकि अलग अलग जगहों पर जी का मान अलग अलग होता है, द्रव्यमान कभी भी नहीं बदलता है। अगला क्वेश्चन देखिए कि सौर ऊर्जा निम्न में से किससे प्राप्त होती है? तो सौर ऊर्जा सूर्य से प्राप्त होती है, सोलर एनर्जी जो है सूरज से प्राप्त होती है, सन से प्राप्त होती है।
सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है तो नाभिकीय संलयन द्वारा होता है। आपको पता होगा नाभिकीय संलयन के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट को कब छोड़ा गया था। तो आर्यभट्ट छोड़ा गया था 19 अप्रैल 1975 को। डेट सहित याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्ष दीर्घतम होता है तो ये अधिकतम होता है प्लूटो पर। प्लूटो पर सबसे बड़ा जो है साल होता है। अगर आपसे प्लूटो ना रहे तो नेपच्यून लगाइएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि सूर्य के प्रकाश का धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय कितना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये कितना समय लगता है फ्रेंड्स, ये लगता है 8 मिनट 19 सेकंड। 8 मिनट यहाँ मैं लिख देता हूँ, 8 मिनट 19 सेकंड का समय लगता है। तो देखिए इसमें लगभग दिया हुआ है तो 8.5 मिनट करेक्ट आंसर हो जाएगा। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुँचता है तो 8 मिनट 19 सेकंड में। तो 8 मिनट यहाँ से नज़दीक है आपके आंसर से। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो सबसे बड़ा ग्रह जो है बृहस्पति है। ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है। कंप्यूटर की भाषा इसमें से नहीं है फास्ट। ठीक है, बेसिक, सी और फोर्ट्रन जो है यह कंप्यूटर की भाषा है, फास्ट जो है नहीं है। निम्न में से कौन सी धातु रोशनी के लिए बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयोग होती है। तो ये होती है टंगस्टन। कौन सी जो है गैस, टंगस्टन। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सी धातु, गैस नहीं, माफ कीजिएगा, धातु। और टंगस्टन का आपसे जो है पूछा जाता है कि इसका गलनांक कितना होता है। तो लगभग में आप 3500 डिग्री याद रखिएगा सेल्सियस। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन सी धातु अर्धचालक यानी कि सेमीकंडक्टर के रूप में ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है। ये होती है सिलिकॉन और जर्मेनियम। देखिए सिलिकॉन ऑप्शन में नहीं है, आपको जर्मेनियम दिख रहा है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। परमाणु नाभिक के अवयव हैं तो शुरू में ही बताया था कि नाभिक में जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 76 नंबर कि निम्न में से कौन वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार है। तो वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा इनमें से अगर भंडार देखा जाए तो सौर ऊर्जा है। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है। तो परमाणु बम जो है यह नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और हाइड्रोजन बम बोला जाए तो नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि वायु में कौन सी नोबेल गैस नहीं पाई जाती है। तो वायु में कौन सी नोबेल गैस नहीं पाई जाती है, रेडॉन नहीं पाई जाती है। और सबसे ज़्यादा कौन सी गैस पाई जाती है, तो आर्गन पाई जाती है। ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि बिजली की खपत का बिल किसके मापन पर आधारित है। तो ये किसके मापन पर आधारित है फ्रेंड्स, ये जो है वाट पर। ठीक है, वाट पर मापा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। 80 नंबर प्रश्न देखिए कि निम्न में से सबसे भारी धातु कौन सी है। सबसे भारी धातु इसमें से यूरेनियम। यूरेनियम सबसे इसमें से भारी धातु है। क्वेश्चन नंबर 81 देखिएगा कि इनसेट 2A कब छोड़ा गया था। फ्रेंड्स कमेंट करके आप लोग बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी है। अच्छी लगी है तो यस लिख दीजिए और एक लाइक कर दीजिए। अगर ख़राब लगी है तो आप नो लिखिए और एक डिसलाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर वीडियो आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आपको डिसलाइक करने का अधिकार है। इनसेट 2A कब छोड़ा गया था। तो इनसेट 2A छोड़ा गया था 10 जुलाई 1992 को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये टोटल 81 प्रश्न को हम लोगों ने कवर कर लिया है। जितने भी प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं सबको हमने कवर किया है। आई होप कि वीडियो पसंद आई होगी। तो फ्रेंड्स वीडियो को एक लाइक और एक शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियो का रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।